लास्ट एपिसोड के एंड पे मैंने आपको बताया था अब हम लोग ज़ेंग फेंग की दुख भरी और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे वो गुस्सा होकर घर से बाहर निकलता है अपने बेस से। वो सारी उसके ऊपर गुस्सा होती हैं क्योंकि वो कुछ नहीं करता, वो बेकार है। गुस्से के साथ वो वहाँ से निकल तो आता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। उन सारे ज़ॉम्बीज को देखकर वो डर कर भागना शुरू कर देता है क्योंकि वो उनसे फाइट तो कर नहीं सकता। ज़ेंग फेंग उन सभी के आगे आगे भाग रहा होता है जबकि वो सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। ज़ेंग फेंग कहता है मुझे यहाँ पर मरना नहीं है, प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो, मुझे नहीं मरना। उस बेचारे की बुरी किस्मत, वहीं पर एक बिल्डिंग के अंदर से सरिया निकला होता है, उसके साथ उसका पांव अटक जाता है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और वो सारी ज़ॉम्बीज उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती हैं और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं उसी वक्त उन ज़ॉम्बीज के ऊपर कोई पीछे से गोलियां चलाता है, सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। तो वहाँ पर 3 लड़के होते हैं जो कि किसी गैंग से हैं। उनमें से एक लड़का कहता है जरा इस नए लड़के की तरफ देखो तो सही, हमें आज क्या मिला है, हमारा बॉस तो इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। ज़ेंग फेंग रोते हुए उन सभी से कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। वो लड़का आगे बढ़ता है और उसे कॉलर से पकड़कर उठा लेता है और कहता है इसको देखकर लगता नहीं है कि ये एक लड़का है, पर मुझे लगता है कि ये एक लड़का है क्योंकि इसने कपड़े लड़कों वाले पहने हैं, कि ये बहुत ज्यादा चिकना है। उसका दूसरा साथी उसे कहता है चलो शुक्र है कि हमें बहुत ही चिकना सा लौंडा मिला है, चलो इसे वापस चल के अपने बॉस को देते हैं। लगता है कि हमारा बॉस इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होगा और क्या पता इसके बदले में वो एक खूबसूरत लड़की हमें दे दे, आज रात तो मजे होंगे। फिर वो उसको अपने कंधे पे उठा लेते हैं और ज़ेंग हैंग चिल्लाकर उनसे कह रहा होता है तुम सभी लोग मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, इस बात का क्या मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा चिकना हूँ। दूसरे वाला उसे कहता है तुम्हें बहुत ही जल्दी इस बारे में पता चल जाएगा कि हम इस तरह क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉस के साथ बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नेक्स्ट सीन उनके बिल्डिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे गुंडे इसको लेकर गए हैं। वो सारे गुंडे ज़ेंग फेंग को उठाकर अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। तो उनका बॉस एक गे है। वो ज़ेंग फेंग को देखते ही जुबान फेरना शुरू करता है और कहता है लड़को तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये लड़का तो वाकई में चिकना है और मेरी टाइप का है। जबकि ज़ेंग फेंग वहीं पर बैठा रो रहा होता है और उसे कहता है ब्रदर प्लीज मुझे जाने दो, मैं वैसा नहीं हूँ। बॉस अपने लड़कों से कहता है जाओ जाकर मेरी कलेक्शन में से जो लड़की तुम्हें चाहिए वो अपने लिए ले लो, अब मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना। बस सारे गुंडे कहते हैं ठीक है बॉस, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करना, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और वो सारी वहाँ से चले जाती हैं। जबकि ज़ेंग फेंग उनसे कह रहा होता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ब्रदर्स, मुझे अपने साथ लेकर जाओ। ज़ेंग फेंग रोते हुए उससे कहता है बॉस प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा भी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक हाइड आउट पर लेकर जा सकता हूँ, वहाँ पर उनके पास बहुत ही खूबसूरत लड़कियां भी हैं, अगर तुम चाहो तो उनमें से लड़कियां भी ले सकते हो, साथ ही उनके पास काफी सारा खाना भी है। लेकिन इस बॉस को तो लड़कियों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो आगे बढ़ता है और उसकी थोड़ी पे हाथ रखते हुए कहता है डार्लिंग मुझे उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए। और फिर साथ ही नेक्स्ट सीन नहीं दिखाते सेंसर की वजह से, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चीखने की आवाज आती है जो कि ज़ेंग फेंग की होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उस नेक्स्ट सीन में ज़ेंग फेंग अपने घुटनों में अपना मुंह दबाकर बैठा होता है जैसे कि एक लड़की रेप होने के बाद बैठी होती है और गुंडों का बॉस अपनी पैंट को ऊपर कर रहा होता है। तो मतलब तो आप समझ ही गए कि यहाँ पर उसके साथ क्या हो गया है। बॉस ज़ेंग फेंग से कहता है लिटिल फेंग आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, पिछले कई महीनों से मैंने इस तरह का फील नहीं किया और मैंने फैसला किया है कि आज के बाद तुम मेरे साथ ही रहोगे और इसी रूम में हमेशा रहोगे, जब मेरा दिल करेगा तब मैं करूंगा। अगर तुम मेरी सारी बातों को मानते रहोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया करूंगा और तुम्हें काफी इनाम भी मिलेगा, सबसे ज्यादा बेहतर खाने को मिलेगा। ज़ेंग फेंग बेचारा वहाँ पर और तो कुछ कर नहीं सकता। वो उसे कहता है ठीक है मास्टर, मैं आज के बाद तुम्हें अपना मास्टर मानता हूँ और जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। बॉस उसे कहता है हाँ तुमने ये बात तो कह दी कि तुम मेरे साथ वफादार रहोगे और मुझे अपना मास्टर मानोगे, लेकिन तुम हो तो एक लड़के ही, हो सकता है कभी तुम्हें कोई खूबसूरत लड़की दिखाई दे और तुम उसके पीछे चले जाओ। मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम कभी फ्यूचर में मुझे धोखा दो। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से लड़कियों के लिए तुम्हारे अंदर जितनी भी फीलिंग्स हैं वो खत्म हो जाए और तुम चाहकर भी लड़कियों के साथ कुछ ना कर सको और मुझे धोखा ना दो। ज़ेंग फेंग उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है बॉस रुको, ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा ना मैं तुम्हें अपना मास्टर मान रहा हूँ। लेकिन उसका बॉस जल्दी से अपने पास से नाइफ निकालता है और उसे कहता है बिल्कुल भी परेशान ना हो और साथ ही वो अपने गुंडे साथी को अंदर बुलाता है और उसे कहता है जल्दी से एक डॉक्टर को यहाँ पर लेकर आओ जो कि ब्लीडिंग को रोक सके, मुझे अपने इस नए खिलौने को प्योरीफाई करना है, चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा बनकर रहे। ज़ेंग फेंग बेचारा अभी भी चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा होता है मास्टर प्लीज मेरी बात मानो, मेरी बात का यकीन करो, मैं कभी भी किसी लड़की के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा और जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। लेकिन उसका बॉस उसकी बात नहीं सुनता और उसका पकड़कर काट देता है। आपको पता है कि वो क्या काट देता है? सेंसर्स की वजह से मैं यहाँ पर नहीं कहता कि वो क्या कर देता है। यहाँ पर फिर से ज़ेंग फेंग के चिल्लाने की आवाज आती है, वो एक जोरदार चीख मारता है। तो इस बेचारे के साथ वाकई में बहुत ज्यादा बुरी हुई है। तो फिर नेक्स्ट सीन में ज़ेंग फेंग की तरफ दिखाते हैं। ज़ेंग फेंग जो कि हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा हुआ एक मरीज की तरह अपनी आंखें खोलता है, हालांकि वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर नहीं है, बॉस के रूम में ही है। वहीं पर डॉक्टर खड़ा होता है, डॉक्टर उसकी ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करता है कि उसका बॉस भी उसके पास ही बैठा होता है जैसे कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के पास बैठा हो। बॉस उसे कहता है अब तुम बिल्कुल प्योरीफाई हो गए हो, अब तुम सिर्फ मेरे हो। ज़ेंग फेंग जैसे ही उठकर बैठता है और
और अपनी टांगों के बीच देखता है तो उसे एक जबरदस्त झटका लगता है और वो बेचारा वहीं पर खामोश हो जाता है क्योंकि उसके पास जो पहले था अब वो नहीं है। बॉस उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास जो था वो अब नहीं रहा तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें एक बहुत ही अच्छा प्यार करने वाला मिल गया है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चेरिश करूंगा, तुम्हें हमेशा संभाल कर रखूंगा। उसी वक्त ज़ैंग फेंग की बॉडी के अंदर से बहुत ही ब्लैक कलर का ऑरा निकलना स्टार्ट होता है। तो बॉस जो कि वहाँ पर एक एक्शन मारकर खड़ा होता है वो वहीं पर एक्शन मारकर नीचे की तरफ झुक जाता है क्योंकि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बॉस उसे कहता है तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। वो वहीं पर नीचे की तरफ झुक जाता है। जबकि डॉक्टर भी देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पीछे की तरफ भागने लगता है और कहता है ये तो एक मॉन्स्टर है। ज़ैंग फेंग उठकर खड़ा हो जाता है। ज़ैंग फेंग ने यहाँ पर अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है और उसकी पावर्स इनविजिबल शैडो थॉर्न्स हैं, यानी कि शैडो के बने हुए कांटे, वो कांटेदार बेले हैं। जैसे कि हमारी लू फेंग के पास पावर्स हैं वैसी इसके पास भी पावर्स आ गई हैं। ये एनर्जी से बनी हुई शैडो बेलों को यूज कर सकता है। यहाँ पर वो दिखाई नहीं जा रही, नेक्स्ट चैप्टर में वो दिखाई जाएंगी। अब इसका सामना किन के साथ होगा। तो ज़ैंग फेंग अपने हाथ को सामने करते हुए अपनी पावर्स को यूज करता है और उस डॉक्टर को भी वहीं पर नीचे गिरा देता है। डॉक्टर उसे कहता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी ब्लीडिंग को रोक रहा था, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं काटा, काटा तो इसने था। ज़ैंग फेंग तो पावर्स मिलने के बाद एक मॉन्स्टर बन चुका है। वो अपने हाथ में नाइफ पकड़ता है, साथ ही उसकी आंखों की तरफ दिखाते हैं बिल्कुल एक डेविल वाली आंखें हैं। अपने बॉस की तरफ आगे बढ़ता है। उसका बॉस उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम अपने मास्टर के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो, मेरे करीब मत आना। ज़ैंग फेंग उसकी बात नहीं सुनता और उसके बाद बॉस के चिल्लाने की आवाज आती है। तो यही थी बेचारे ज़ैंग फेंग की दुख भरी कहानी। और उसके बाद ये किस तरह एक बुरा इंसान बन गया और बुरा इंसान बनने के बाद ये बेस पर आता है और सभी लोगों को मार देता है। नेक्स्ट सीन हमारा ज़ैंग फेंग यानी कि पुराने बॉस की बिल्डिंग का ही दिखाया जाता है। ज़ैंग फेंग अपने पुराने बॉस की जगह पर अब नया बॉस बन गया है। दादाजी और जाओना उन दोनों को वो अपने साथ लेकर उसी ऑफिस में आ जाता है। यहाँ पर उसके साथ ये सारी घटना हुई थी। जाओना और दादाजी उसके सामने बैठे होते हैं। ज़ैंग फेंग उनको अपनी सारी कहानी सुनाने के बाद कहता है जिस कमीने ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मैंने अपने इसी नाइफ के साथ उसके इतने छोटे छोटे पीसेस किए कि मैं खुद भी नहीं गिन पा रहा था कि मैंने उसके कितने पीसेस कर दिए। लेकिन उसकी जिंदा रहने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा थी, मुझे पूरे 2 घंटे लगे उसकी बॉडी के छोटे पीसेस करने में। जाओना चिल्लाकर उसे कहती है तुम एक मॉन्स्टर हो। ज़ैंग फेंग उसे कहता है तुम मुझे एक मॉन्स्टर कह रही हो जबकि मॉन्स्टर्स तुम लोग हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक मॉन्स्टर कैसे बन गया, तुम लोगों ने मुझे मॉन्स्टर बनने पर मजबूर किया। अगर तुम सभी लोग मेरे ऊपर चिल्लाते नहीं और मुझे वहाँ से नहीं निकालते तो मैं कभी भी इस तरह के हालात में नहीं फंसता और एक मॉन्स्टर नहीं बनता। अब अगर मैं एक मॉन्स्टर नहीं बनूंगा तो फिर क्या करूंगा, अब मेरे पास बचा ही क्या है। एक मर्द के तौर पर तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। जाओना आगे से रोना शुरू कर देती है और कहती है ये सारी की सारी तुम्हारी अपनी गलती है, तुम खुद ही गुस्सा होकर वहाँ से चले गए थे। तो तुम पहले से हमारे साथ कंट्रीब्यूट करते और हमारे साथ देते ज़ोंबीज को मारने में, खाना लाने में और सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहते तो कोई भी तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं होता और कोई भी तुम्हें वहाँ से जाने का नहीं कहता। और ऊपर से तुम खुद से गुस्सा होकर वहाँ से निकले थे, किसी ने जाने का नहीं कहा था। जाओना रोते हुए उससे कहती है तुमने वहाँ पर जितने भी बच्चे थे, जितने भी बूढ़े थे, सभी लोगों को मार डाला। उन सभी ने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था, उनमें से काफी सारे ऐसे लोग थे जिनका तुम्हारे साथ कोई भी झगड़ा नहीं था। ज़ैंग फेंग उसे कहता है वो सारे लोग बहुत ज्यादा वीक थे, आज न कल तो उन सभी लोगों को मर जाना था और मुझे ऐसे कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है। अब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे सिर्फ अपने जैसे स्ट्रॉन्ग लोग ही चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमेशा स्ट्रॉन्ग के सामने वीक उसका प्रे बन जाता है। ग्रैंडपा चिल्लाकर उसे कहते हैं कमीने कहीं के, मुझे तुम्हें पहले ही बचाना नहीं चाहिए था, वहीं पर ज़ोंबीज क्या तुम मरने देना चाहिए था। ग्रैंडपा जैसे वहाँ पर अपना मुंह खोलते हैं तो ज़ैंग फेंग की नजर उस पर पड़ती है और कहती है बुड्ढे तुम्हारे बारे में तो मैं भूल ही गया था, बुड्ढे तुम तो कुछ ज्यादा ही टफ हो, तुमने सारे रूल्स बनाए और ऊपर से जब मैं वहाँ पर आया था तो मैं जाओना के ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे ऐसा कुछ करने से रोक दिया। हमारी वजह से मैं जाओना को पटा नहीं पाया, लेकिन अब जबकि तुम मेरे हाथ लगे हो तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है कर लो। हालांकि मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हूँ लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी जंगें देखी हैं और बहुत सारे लोगों को मारा है। मैं तुम्हारे सामने तो भीख नहीं मांगने वाला कि मेरी जान बख्श दो, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार डालो। जाओना जल्दी से भागते हुए अपने ग्रैंडफादर के सामने आ जाती है और उसे कहती है प्लीज मेरे ग्रैंडफादर को मत मारना, वो तो ऐसी गुस्से में सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन ज़ैंग फेंग तो ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में है। वो ग्रैंडपा को अपनी पावर्स को यूज करते हुए मार देता है। उसी वक्त बाहर का सीन दिखाते हैं। और जाओशू दोनों ही उनकी बेस के बाहर आते हैं। बाहर जो गार्ड खड़े होते हैं, जो गुंडे होते हैं, वो उनसे कहते हैं तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। केनो से कहता है क्या तुम लोग एक बंदे को जानते हो जिसका नाम ज़ैंग फेंग है, क्या तुमने उसको देखा है, उसके पीले रंग के बाल हैं। एक गुंडा उसे कहता है लगता है कि तुम हमारे लीडर से मिलना चाहते हो, हमारे बॉस उसका नाम ज़ैंग फेंग है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से आकर हमारे बॉस से मिल सकते हो। उस गार्ड के साथ वाला गुंडा उसे कहता है वो इस तरह बात सुनो, तुमने इस लड़की को देखा, इसके बहुत ही बड़े हैं, तुम्हें पता है ना कि हमारा पहले वाला बॉस लड़कों के पीछे पागल था और वो बहुत ही ठरकी किस्म का इंसान था, उसे लड़के चाहिए थे। मुझे लगता है कि हमारे नए वाले बॉस को भी लड़के चाहिए होंगे और इस लड़की के साथ वाला लड़का तो काफी ज्यादा हैंडसम है, हम इस लड़की को बॉस को दे देते हैं जबकि ये लड़की हमारे काम आएगी। उसका साथी उसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हो सकता है कि बॉस खुश होकर हमें इनाम दे दे। तो यहीं पर हम तरह आने की और ऊपर से तुम हमारे बॉस से भी मिलना चाहते हो, अब तुम लोग यहाँ से वापस नहीं जा सकते। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ अपने बॉस से मिलने के लिए। जहाँ आगे बढ़ता है और जाओशू का बाजू पकड़ने लगता है और कहता है
है ये लड़की हमारे साथ रहेगी, जबकि लड़के तुम्हें हम बॉस के पास लेकर चलते हैं। किन जल्दी से आगे बढ़ता है और उस गंजे का हाथ पकड़कर मोड़ देता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। किन जैसे उस गंजे के बाजू को तोड़ देता है वो चिल्लाकर कहता है मेरा बाजू बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, जल्दी से इसको मार डालो, ये कमीना इसको मार डालो, पर लड़की को मत मारना, उसे रख लो। गंजे की बात सुनते ही वो दोनों गार्ड्स अपनी गन्स को उठाते हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू करते हैं, जबकि किन घूरकर उनकी तरफ देखता है और बड़ी स्पीड के साथ उन दोनों के पीछे चला जाता है। वो दोनों मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। किन अपने नाइफ को एक वाले के गर्दन पे रख लेता और कहता है मैं तुमसे सिर्फ एक आखिरी बार पूछूंगा, ज़ेंग फेंग कहाँ पर है? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। वो दोनों ही गुंडे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो उसे कहते हैं हमारा बॉस ज़ेंग फेंग इस वक्त 3rd फ्लोर पर है। किन ज़ाओशू से कहता है ज़ाओशू चलो जल्दी से 3rd फ्लोर पर चलते हैं, और वो दोनों भागते हुए बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जबकि वो तीनों गुंडे गार्ड्स वहीं पर खड़े रह जाते हैं और कहते हैं आहिर यहाँ पर हो क्या रहा है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज है। किन और ज़ाओशू जैसी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 3rd फ्लोर में जाते हैं तो वहीं पर गैलरी में 2 लड़के खड़े होते हैं। वो उन्हें देखकर काफी हैरान होते हैं और उनसे कहते हैं कौन हो तुम लोग और तुम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? किन उन दोनों से कहता है मैं यहाँ पर ज़ेंग फेंग को देखने के लिए आया हूँ, मुझे उससे मिलना है, हमारी आपस में कोई भी दुश्मनी नहीं है, तुम सभी लोग यहाँ से निकल जाओ। तो उन गुंडों में से एक लड़का जल्दी से अपना नाइफ निकालता है और उसे कहता है तुझे क्या लगता है कि तू कौन है जो यहाँ पर आएगा और आसानी से यहाँ से वापस चला जाएगा? लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मरने के लिए आए हो, तो तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। और वो अपने नाइफ को लेकर किन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन किन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और साथ ही उसे एक ही पंच मारता है। वो पूरी गैलरी में उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। दूसरे वाला ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ये तो एक मॉन्स्टर है। तो वहीं पर उस गैलरी में काफी सारे रूम्स होते हैं, उन सारे रूम्स के अंदर से काफी सारे गुंडे बाहर निकलते हैं और कहते हैं यहाँ पर इतना शोर क्यों है? तुम्हें नहीं पता कि साथ वाले रूम में बॉस है, तुम सभी लोग शोर क्यों मचा रहे हो? काफी सारे गुंडे बाहर निकल कर आते हैं। उनमें से एक गुंडा जिसने चश्मा भी लगाया हुआ है वो बड़े स्टाइल के साथ आकर कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले वाला लड़का जो कि वहीं पर खड़ा था वो कहता है ये लड़का एक मॉन्स्टर है, इसने सिर्फ एक ही पंच के साथ मेरे दोस्त को पीछे वाली दीवार से पटक दिया। तो चश्मे वाला गुंडा उसे कहता है बकवास बंद करो, यहाँ पर तो सिर्फ एक चिकना लड़का खड़ा है और उसके साथ एक 2 बड़े बड़े संतरों वाली लड़की खड़ी है। अगर तुम्हें ये मॉन्स्टर लगते हैं तो फिर ठीक है, मैं खुद जाकर चेक करके आता हूँ क्या वाकई में ये एक मॉन्स्टर है। वो वाला गुंडा भी किन को इग्नोर करते हुए सीधा ज़ाओशू की तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है लिटिल मिसी आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक लड़की होना कितना अच्छा है, देखना तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुँचने लगता है किन उसके सर को हाथ से पकड़ता है और साथ वाली दीवार में दंसा देता है। बाकी के सारे ये देखकर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हो क्या रहा है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक नॉर्मल इंसान के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो किसी को भी दीवार में दंसा सके। में से कहता है मुझे लगता है कि हम सभी को मिलकर एक साथ इसके ऊपर अटैक करना होगा, तभी हम इसको पकड़ पाएंगे। और साथ ही हमारा अगला सीन रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ेंग फेंग ने दादाजी के ऊपर अटैक करने के बाद दादाजी को मार दिया है। दादाजी पीछे वाली दीवार के साथ लगे होते हैं तो मर चुके हैं। ज़ेंग फेंग उसे कहता है ग्रैंडपा जरा अब अपनी तरफ देखो, तुमने अपने साथ क्या कर लिया? मैं किसने कहा था कि इतना बुढ़ा होने के बावजूद हीरो बनो? ज़ाओना भी अपने ग्रैंडपा के पास ही बैठी होती है और चिल्लाकर कह रही होती है ग्रैंडपा आपको क्या हो गया, आप उठ क्यों नहीं रहे? ज़ेंग फेंग उसके ग्रैंडपा को मारने के बाद फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और ज़ाओना से कहता है अब अगली बारी तुम्हारी है, तुम भी अपने ग्रैंडपा के साथ ही जाने वाली हो। और जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और उसे भी अपनी बेलू के अंदर लपेट लेता है। उसी वक्त उसे बाहर से काफी ज्यादा शोर की आवाज आती है क्योंकि वो सारे गुंडे किन से मार खा रहे हैं। वो कहता है बाहर इतना शोर क्यों है, लगता है कि वो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद बाहर से आवाज आना बंद हो जाती है और दरवाजा खुलता है। किन और ज़ाओशू अंदर आते हैं। ज़ेंग फेंग उन्हें देखकर काफी हैरान होता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? ज़ाओशू अपनी सहेली ज़ाओना की तरफ देखती है तो ज़ाओना की पूरी बॉडी उसकी बेलू में लिपटी होती है। उसने अपनी पूरी बेलू के साथ जो कि थॉर्न वाली बेलें हैं, कांटू वाली बेलें, उनके साथ उसे लपेटा होता है जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही और वो नीचे गिरी होती है। ज़ाओशू अपने भाई से कहती है ब्रदर क्या तुम जो देख रहे हो वो तो कांटू वाले टेंटिकल्स हैं और उसकी पूरी बॉडी उसके साथ कवर है, इसी वजह से वो हिल नहीं पा रही। किन उसे कहता है हाँ मैं जो देख पा रहा हूँ, सिर्फ सुपर पावर वाले ह्यूमंस ही इन चीजों को देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक स्पेशल स्किल को यूज कर रहा है और इसके स्किल डिजास्टर टाइप के हैं। इसके स्पेशल स्किल का नाम बाइंडिंग एगोनी है। किन यहाँ पर हमें इन स्किल्स के बारे में बता रहा है। वो उसे कहता है जब किसी इंसान के अंदर सुपर पावर्स जागती हैं तो उसकी सुपर पावर्स को कुछ कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। मेरे पास जो फायर की पावर है इसे नेचर टाइप की पावर कहा जाता है। इस लड़के के पास जो पावर है ये बहुत ही मलेशियस और डेविल टाइप की है, इसी वजह से डिजास्टर टाइप कैटेगरी में रखा गया है। हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट की पावर है और मेरे पास जो डुप्लीकेशन की पावर है वो सारी की सारी मिस्टिक टाइप में आती हैं। ज़ाओना रोते हुए उनसे कहती है ज़ाओशू इस कमीने ने मेरे ग्रैंडपा को मार डाला। किन जैसे उसकी बात सुनता है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि अभी तो उसने ग्रैंडपा से मार्शल आर्ट्स की क्लासेस लेनी थी और ज़ेंग फेंग ने उसे मार दिया है। ज़ेंग फेंग भी जल्दी से अपनी कांटू वाली बेलू को रिलीज करता है और उनसे कहता है अब जबकि तुम दोनों भी यहाँ पर आ गए हो तो तुम दोनों को भी इनके साथ ही मरना होगा। तो तुम लोग वहाँ
पर नहीं थे, वरना मैंने तुम दोनों को वहीं पर मार देना था। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने कांटों वाले टेंटिकल्स को उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। अवशु चिल्लाकर अपने भाई से कहती है, भाई अपना ध्यान रखना है, वरना ये अपनी बेलू में तुम्हें लपेट लेगा। और उसके जितने भी कांटों वाले टेंटिकल्स होते हैं वो सारे के सारे जाकर किन की बॉडी के साथ लिपट जाते हैं या उसकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं। फैंग फैंग भी इस बात से काफी खुश होता है और हंसते हुए कहता है, जरा अपनी तरफ देखो तो सही, तो तुम मेरे कांटों में जकड़ चुके हो और तुम हिल भी नहीं पा रहे। पहले तो तुम बड़े हीरो बन रहे थे, तुम तो मेरे सिंपल से अटैक को भी डॉज नहीं कर सकते। किन वहीं पर चुपचाप खड़ा होता है। ज़ैंग फैंग अपने कांटों वाली बेलून को यूज करते हुए उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन किन अभी भी वहीं पर खड़ा होता है। अब वो भी घबरा जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अभी तक खड़े कैसे हो? मुझे पता है कि तुम्हें अंदर से बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा है और तुम यहाँ पर नाटक कर रहे हो मेरे सामने खड़े रहने का। तुम इन दोनों लड़कियों के सामने हीरो बनना चाहते हो। मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है, लेकिन तुम गिर क्यों नहीं रहे? किन वहीं पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी रॉड के अंदर अपनी फायर को एक्टिवेट करता है, आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। अब तो ज़ैंग फैंग को कंफर्म हो जाता है कि मेरी पावर्स का इसके ऊपर असर नहीं हो रहा। वो उसे कहता है, तुम हो क्या, मुझसे दूर रहो। लेकिन किन अभी भी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ज़ैंग फैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन किन के उसके तक पहुंचने से पहले ही उसे पीछे से आवाज आती है। उसके पीछे जो ज़ाओना नीचे गिरी पड़ी होती है वो वहीं पर दोबारा से उठकर खड़ी हो जाती है और उसके अंदर भी उसकी सुपर पावर्स जाग रही हैं। ज़ैंग फैंग जल्दी से पीछे की तरफ देखता है। जैसे वो पीछे की तरफ ज़ाओना की तरफ देखता है तो वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। ज़ाओना की पावर्स बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। किन भी ज़ाओना की तरफ देखता है और कहता है, मुझे ये पहले से पता था, यही गॉडेस ऑफ डेथ बनने वाली है। तो ज़ाओना उठकर खड़ी हो जाती है। ज़ाओना के पास उसका अपना एक शैडो है जो कि उससे बात भी कर सकता है। एक किस्म का वो ग्रिम रीपर की तरह का है जो कि हमेशा उसके साथ साय की तरह रहेगा और उसके लिए किसी को भी मार सकता है। तभी तो वो गॉडेस ऑफ डेथ है। ज़ाओना बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और किन से कहती है, ये मेरा है, इसको तो मैं अपने हाथों से मारूंगी, तुम लोग पीछे रहो। किन उसे कहता है, जैसे तुम चाहो तुम वैसे कर सकती हो, हम लोग पीछे ही रहेंगे। किन और ज़ाओशु दोनों ही पीछे हट जाते हैं। तो यहीं पर गॉडेस ऑफ डेथ यानी कि ज़ाओना की कहानी सुनाई जाती है कि आज से 100 साल की बाद की दुनिया में इस महामारी के फैलने के 100 साल बाद गॉडेस ऑफ डेथ के नाम से एक लड़की बहुत ज्यादा मशहूर हुई जो कि एक एस रैंक की हंटर थी। उसकी सुपर पावर्स ये थी कि उसके पास एक शैडो था जो कि किसी को भी मार सकता था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। उसके सामने चाहे कितना ही पावरफुल मॉन्स्टर क्यों ना आ जाए वो उसको मार देती थी। इसी वजह से उसे गॉडेस ऑफ डेथ कहा जाता था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ से आती है और कहाँ पर चली जाती है। उसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि वो अपने सामने एक ही बार में 100 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को मार सकती है। फ्यूचर में एस क्लास के जितने भी हीरोज थे सुपर पावर्स वाले, उन सभी में गॉडेस ऑफ डेथ के पास जो मिस्टीरियस पावर है वो डिजास्टर्स टाइम में सबसे ज्यादा पावरफुल पावर मानी जाती है। इससे ज्यादा पावरफुल पावर्स किसी के पास भी नहीं है। गॉडेस ऑफ डेथ जहाँ भी जाती वहाँ पर उसके सामने जो भी होता वो उसको मार देती और उसका सामना करने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचता जो उसके बारे में किसी को बता सके कि वो कहाँ से आई और कहाँ पर चली गई। गॉडेस ऑफ डेथ हमेशा से अकेली थी, वो अकेली ही सफर करती है और उसके साथ कोई भी नहीं होता। उसने कभी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया, कभी किसी को अपना साथी नहीं बनाया। पता नहीं उसका मकसद क्या है और वो क्या चाहती है। एक्चुअली वो किसी सुपर पावर वाले इंसान से फाइट नहीं करती और ना ही उससे बात करती है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा बेवकूफ हो उसे गुस्सा दिला दे तो फिर उसके बाद उसके जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। और जहाँ से हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। ज़ाओना के पास उसका शैडो भी निकल आया है। वो शैडो के साथ साथ ही होता है। ज़ाओना ज़ैंग फैंग से कहती है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ क्योंकि तुम पास में मेरे पीछे लगे हो और हमेशा मेरे पर लाइन मारने की कोशिश करते रहे हो। और इस महामारी के दौर में मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें अपने पास शरण दी, तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दिया, तुम्हें खाना दिया, तुम्हें सोने के लिए जगह दी। तुमने हमारी इस काइंडनेस का बदला किस तरह चुकाया? तुमने मेरे ग्रैंडपा को मार दिया और बाकी सभी को मार डाला। जब तुम गुस्से के साथ हमारे बेस को छोड़कर चले गए तब मैंने भी सोचा शायद बाहर जाकर जब तुम खुद सर्वाइव करना सीखोगे तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और तुम वापस आ जाओ। बाकी सभी को भी यही लगा कि तुम्हें वापस ले आना चाहिए क्योंकि तुमने अपनी गलती से सबक सीख लिया होगा। बाहर सर्वाइव करना कितना ज्यादा मुश्किल है, सभी ने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुमने क्या किया? वापस आने के बाद जब तुम्हें पावर्स मिली तुमने सभी को मार डाला, यहाँ तक कि बच्चों और बूढ़ों को भी जिनका तुम्हारे साथ कोई भी मसला नहीं था। ज़ैंग फैंग रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है, मैंने अपना सबक सीख लिया है, मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ और बेवकूफ हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मुझे एक दूसरा मौका दे दो। ज़ाओना उसे कहती है, नहीं अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ज़ाओना अपने शैडो से कहती है, उसका नाम लिटिल ब्लैक होता है, वो उसे कहती है, लिटिल ब्लैक जल्दी से आगे बढ़ो और इसको खा जाओ। लिटिल ब्लैक आगे बढ़ता है और उसे कहता है, ठीक है मास्टर। लिटिल ब्लैक जल्दी से आगे बढ़ता है और ज़ैंग फैंग की बॉडी के ऊपर जाकर चिपक जाता है। ज़ैंग फैंग अभी भी बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। वो उसके सर पर जाने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से उसकी जितनी भी सुपर ह्यूमन वाली पावर्स होती हैं उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से उसकी सोल पावर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। किन अपनी बहन से कहता है, इस लिटिल ब्लैक ने उसकी बॉडी के अंदर उसकी जितनी भी सुपर ह्यूमन वाली पावर्स थी वो सारी की सारी सक कर ली है, साथ ही इसकी सोल को भी निगल लिया है। ज़ैंग फैंग वहीं पर नीचे गिरता है और वहीं पर मर जाता है।
यदि वो किसी दूसरे की एबिलिटीज को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी अपनी पावर बढ़ जाती है। केन उस शैडो की तरफ देखता है और कहता है इसने उसकी एबिलिटीज को एब्जॉर्ब किया तो इसकी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। लेकिन साथ ही केन इस बारे में भी सोच रहा होता है। केन कहता है मुझे महसूस हो रहा है कि उसकी जो सुपर पावर्स थी वो इस लिटिल ब्लैक के पास है। लगता है कि ये जिसकी सुपर पावर्स को लेता है ये उसकी एबिलिटीज को भी यूज कर सकेगा, यानी कि ये भी उन कांटों वाले टेंटिकल्स को यूज कर पाएगा हो सकता है। लिटिल ब्लैक वापस से जाओना के पास चला जाता है और उसे कहता है मास्टर मेरा काम हो गया, वो काफी ज्यादा मजे का था। जाओशु आगे बढ़ती है और जाओना से कहती है जाओना क्या तुम ठीक हो? जाओना उसे कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखती है तो उसके ग्रैंडफादर की डेड बॉडी वहीं पर पड़ी होती है। केन आगे बढ़ता है और जाओना से कहता है हमें तुम्हारे ग्रैंडफादर को जलाने का बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने इनकी बॉडी को जलाया नहीं तो वे ज़ॉम्बी बन जाएंगे और तुम नहीं चाहोगे कि तुम अपने ग्रैंडफादर को अपने हाथों से मारो। जाओशु आगे बढ़ती है और अपने ब्रदर को कोहनी मारते हुए कहती है ब्रदर तुम इस तरह की बातें डायरेक्टली कैसे कर सकती हो? क्या तुम उसके साथ थोड़ा सा अफसोस नहीं कर सकते? उसके ग्रैंडफादर मरे हैं। जाओना केन से कहती है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अपने फादर को ज़ॉम्बी बनता हुआ नहीं देख सकती, मैं ग्रैंडपा को जलाना होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास फायर टाइप की पावर है, क्या तुम इनको जला सकते हो? केन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी फायर के साथ उसके ग्रैंडपा को वहीं पर जलाकर राख कर देता है और उसके ग्रैंडपा को जलाते हुए जाओना से कहता है जाओना मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। केन जाओना से कहता है क्या तुम अपने लिटिल ब्लैक के साथ मुझे फाइट करने दोगी? मैं चेक करना चाहता हूँ कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जाओना उसे कहती है तुम्हें इसके साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है, मेरा लिटिल ब्लैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। केन उसे कहता है ये बात तो मुझे पहले से पता है कि तुम्हारा लिटिल ब्लैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी फुल पावर के साथ मेरे साथ फाइट करे, मैं अपनी लिमिट्स को चेक करना चाहता हूँ। जाओना उसे कहती है चलो ठीक है जिस तरह तुम चाहती हो, मैं लिटिल ब्लैक को ऑर्डर करती हूँ। जैसे वो लिटिल ब्लैक से कहने लगती है लिटिल ब्लैक उसे कहता है मास्टर मुझे इस बंदे के साथ फाइट नहीं करनी। जाओना उसे कहती है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे? लिटिल ब्लैक जाओना से कहता है मास्टर की पावर्स को अवेकन हुए और मुझे पैदा हुए सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, अगर आप मुझे थोड़ा सा और टाइम दे तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, इसलिए फिलहाल मैं इस लड़के से फाइट नहीं कर सकता। जाओना उसकी बात सुनने के बाद उन दोनों भाई बहन से कहती है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मेरा लिटिल ब्लैक तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। वो दोनों भी इस बात से काफी हैरान होते हैं कि ये अपने लिटिल ब्लैक से बात कर सकती है। फिर जाओना वहीं से एक जार को उठाती है और उस जार के अंदर अपने दादाजी की अस्थियां भर लेती है। फिर उसे कहता है अब तुम क्या करने वाली हो, तुम कहाँ पर जा रही हो? जाओना उनसे कहती है मेरे ग्रैंडपा की एक ख्वाहिश थी कि वो पूरी दुनिया को घूमना चाहते थे, उन्हें घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक था और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो एक दिन मुझे भी अपने साथ लेकर पूरी दुनिया घुमा कर लाएंगे। अब जबकि वो मर चुके हैं तो मुझे उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा, ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, मैं उनकी अस्थियों को अपने साथ लेकर पूरी दुनिया घूमूंगी। केन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है हमारे फ्यूचर में हमने इसकी कहानियां सुनी हुई है कि गॉडेस ऑफ डेथ पता नहीं कहाँ से आती है और कहाँ पर चली जाती है और वो हमेशा अकेली रहती है। हमें तो लगा था कि इसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरे फ्यूचर में गॉडेस ऑफ डेथ हमेशा एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाती रहती है। वो अपने ग्रैंडपा की अस्थियां लेकर एक जगह से दूसरी जगह उनके सपने को पूरा करने के लिए जाती है। जाओना जैसी वहाँ से जाने लगती है केन उसे कहता है प्लीज यहाँ से मत जाओ और मेरे साथ रहो। जाओना और जाओशु दोनों ही उसकी बात सुन के काफी हैरान होते हैं। जाओना केन से कहती है ब्रदर ये तुम क्या कह रहे हो? केन उसे कहता है मेरी बात का गलत मतलब मत समझना, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ रहो, तुम्हें पता है कि जो दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले इस पूरी दुनिया का सफर कर पाओगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फिलहाल के लिए तुम मेरे साथ रहो, जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगी उसके बाद तुम इस पूरी दुनिया को घूमने के लिए अकेले ही जा सकती हो या फिर हम तीनों एक साथ जा सकते हैं। केन उसे कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। मुझे लगता है कि फ्यूचर में हम सभी लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, सुपर ह्यूमंस बन जाएंगे, इतनी ज्यादा पावर्स वाले कि सभी लोग जो कि सर्वाइवर्स हैं वो हमें गॉड्स कहकर पुकारा करेंगे। जाओशु भी उसे कहती है जाओना प्लीज हमारे साथ रहो, मैं और मेरा भाई हम दोनों तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लिटिल ब्लैक मास्टर से कहता है मास्टर जाओना ये बात सच है कि मुझे भी पैदा हुए 10 मिनट ही हुए हैं, लेकिन मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि इन दोनों को यहाँ पर हरा सकता हूँ, इसलिए प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दे, मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जाओना उनसे कहती है प्लीज मेरी बात को गलत मत समझना, मुझे तुम दोनों काफी ज्यादा पसंद हो, लेकिन अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं किसी के साथ भी नहीं रहना चाहती, बस अपनी दादाजी की ख्वाहिश को पूरा करना है और वो भी अकेले रहते हुए, प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। और वो अपने लिटिल ब्लैक के साथ वहाँ से जाने लगती है। केन अपनी पूरी कोशिश करता है ताकि उसे रोक सके। वो उसे कहता है क्या तुम बस ऐसे ही यहाँ से जाने वाली हो? मैंने तुम्हारी 2 बार जान बचाई है, एक बार पहले बचाई थी और दूसरी बार अब बचा रहा हूँ, क्या उसके बदले में तुम हमारे साथ रुक नहीं सकती? जाओना थोड़ा सा आगे बढ़ती है और वहीं पर रुक जाती है। जाओशु भी अपने भाई से कहती है ब्रदर ये कुछ ज्यादा हो रहा है, तुम उसके ऊपर अपने एहसान को जता रहे हो। जाओना उसकी बात सुनने के बाद जो रुक गई थी वो पीछे की तरफ घूमती है और उसे कहती है ठीक है ये तुम्हारा मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है, तुमने 2 बार मेरी जान बचाई थी, फ्यूचर में
कभी अगर तुम बहुत ज्यादा मुश्किल में हुए, मैं वहाँ पर हुई तो मैं तुम्हारी जान बचाकर इस एहसान का बदला चुका दूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात के बारे में भूल जाओ। मैं अकेले ही सफर करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। फिर साथ ही जाउना वहाँ से चली जाती है। किन कहता है, जो तो बहुत ही बुरा हुआ, जाउना जैसे स्ट्रॉन्ग साथी मुझे मिल सकती थी, लेकिन वो यहाँ से चली गई। जाओशू उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, प्लीज जाउना यहाँ से मत जाओ, मेरे साथ रुको, तुम मेरे साथ ही रह सकती हो। किन भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है। जाओशू से कहती है, ब्रदर मैंने तो तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा था। एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे हाथ से क्या निकल गई, तुम तो काफी ज्यादा उदास हो गए और उसके सामने तो मिन्नतें करने पर उतर आए थे कि वो तुम्हारे साथ ही रह जाए। लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी और वो चली गई। लगता है कि उसे तुम पसंद नहीं थे। किन उसे कहता है, तुम यहाँ पर मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो, लेकिन मैं तो सिर्फ उसे इसलिए कह रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हो सकता है कि फ्यूचर में वो एक एस क्लास की हीरो बन जाए जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो हमारी साथी बने। फ्यूचर में हमारे सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर जाउना जैसे स्ट्रॉन्ग सुपर ह्यूमन हमारे साथ होगी। जाउना उसे कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी बात भी समझ आ गई। मुझे लगता है कि तुम इस एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड के किंग बनना चाहते हो और जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं उन सभी को अपने साथ रखना चाहते हो। इन गुस्से के साथ उसे कहता है, तुम्हें ये सारी बातें किसने कह दी, ये सारी बातें तुम सीखती कहाँ से हो, और ऊपर से ये तुम्हारी गलती है, तुमने जाउना को यहाँ से जाने दिया। मैं तो किसी भी तरह करके उसे यहाँ पर रोक लेता। जाओशू गुस्से के साथ उसे कहती है, अब ये सारी मेरी गलती कैसे हो गई, उसे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई। किन उसे कहता है, मुझे लगता है कि ये सारी जली सड़ी बातें तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम उसी रात की वजह से काफी गुस्सा हो जिस रात में जाउना के बिस्तर में चला गया था। फिर उस दिन अचानक से तुम बाहर से नहीं आती तो जाउना यहाँ से कभी भी नहीं जा पाती, वो मेरी हो चुकी होती। जाओशू उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा भी होती है और साथ ही वो शर्मा भी रही होती है और वो उसे जबरदस्त पंच मारती है और कहती है, तुम एक बहुत ही कमीनी और खुदगर्ज इंसान हो। तो ये दोनों ही यहाँ पर अपने फैमिली के झगड़े को खत्म करने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो वो सारे गुंडे अभी वहीं पर होते हैं। वो सारे के सारे किन के सामने झुकते हुए कहते हैं, बिग ब्रदर प्लीज हमारे बिग ब्रदर बन जाओ, तुम हमारे बॉस बन जाओ और हमें प्रोटेक्शन दो, हम हमेशा तुम्हारी गुलामी करेंगे, हम तुम्हें अपना मास्टर मानेंगे, हमारे पास कहीं भी जाने की कोई जगह नहीं है। किन उनसे कहता है, नहीं मैं तुम्हारा बॉस नहीं बन सकता, अपने लिए किसी और बॉस को ढूंढ लो। साथ ही किन वहाँ पर सर्वेंट्स को देखता है और उनसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम लोग इसी बड़ी बिल्डिंग में काम करते होगे, तुम तो यहाँ के सर्वेंट हो और मुझे लगता है कि इस बंदे के पास कुछ वेपन्स भी जरूर होंगे, चलो मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहाँ पर वेपन्स पड़े हैं। तो एक गुंडा काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है, ब्रदर तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो, हमारा पुराना बॉस जिसका नाम ली डाशान था, उसे वेपन्स कलेक्ट करने का बहुत ज्यादा शौक था, उसके पास बहुत सारे वेपन्स हैं, काफी सारी तलवारें हैं और बहुत सारे नाइफ्स और बाले भी हैं। उसके साथ वाला टकला गुंडा उसके सर में थप्पड़ मारता है और उसे कहता है, बेवकूफ कहीं के, बिग ब्रदर यहाँ पर गन्स की बात कर रहे हैं, बिग ब्रदर को इन सारे वेपन्स की क्या जरूरत, तलवारों के साथ हम ज़ोंबीज को तो नहीं मार सकते, लगता है कि क्लोज रेंज वाले वेपन्स को यूज करके ज़ोंबीज को मारा जा सकता है, बेवकूफ कहीं के। फिर उनसे कहता है, मुझे क्लोज रेंज अटैक वाले ही वेपन्स चाहिए, मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहाँ पर तलवारें और दूसरी चीजें रखी हुई हैं। फिर वो उन्हें स्टोरेज रूम के अंदर ले जाते हैं जहाँ पर काफी सारी तलवारें रखी होती हैं, वहीं पर बहुत सारे बाले भी पड़े होते हैं। तो वो लड़का उसे कहता है, बिग ब्रदर जैसे कि तुम यहाँ पर देख रहे हो, ये सारे के सारा ट्रेजर हमारे पुराने बॉस ली डाशान का है, उसने इन सारे वेपन्स को बहुत सारी जगहों से चोरी करके लाया है और ये बहुत ही स्पेशल है। अगर हम लोग इस महामारी के दौर में नहीं होते और इनमें से एक भी वेपन को बेच दे तो ये तो हजारों डॉलर्स में बिकता, इनका मटेरियल काफी ज्यादा अच्छा है। वहीं पर किन की नजर एक बाले के ऊपर पड़ती है, वो लड़का भागता हुआ उस बाले के पास चला जाता है और उसे कहता है, ये वाला स्पीयर बहुत ज्यादा स्पेशल है, बिग ब्रदर तुम्हारी नजर तो काफी ज्यादा अच्छी है, ये हमारे पुराने बॉस ली डाशान का सबसे फेवरेट स्पीयर था। इस स्पीयर का जो डंडा है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और इसके अलावा इसके जो आगे वाला मुंह है जो तेजधार वाला एक स्पेशल दमस्कस स्टील का बना है। ये एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा बॉस इसको उठा नहीं पाता क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी है। टकले वाला गुंडा भी उसके साथ आगे बढ़ता है, वो दोनों मिलकर उस बाले को उठाते हैं और उसे कहते हैं, जरा देखो इस बाले को उठाने के लिए हमारे जैसे 2 लोग लगते हैं, अगर वाकई में तुम इस वेपन को उठा पाओ तो ये काफी पावरफुल वेपन साबित होगा। केन उस बाले को अपने हाथ से उठा लेता है क्योंकि उसके पास तो सुपर ह्यूमन वाली स्ट्रेंथ है। वो उस बाले को उठाकर घुमाता और कहता है, ये वाला वेपन परफेक्ट है, मुझे यही चाहिए। तो गुंडे वहीं पर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, बिग ब्रदर ये वाला वेपन तो बहुत ही अच्छा है, एक किंग के हाथ में इस तरह का वेपन होना चाहिए, अब देखना कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। जाओशू उनसे कहती है, क्या यहाँ पर कोई छोटा हल्का वेपन नहीं है जिसे मैं यूज कर सकूं? लड़का उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा वेपन है जो तुम्हारे हाथ में फिट बैठेगा। वो वहीं पर एक स्लैशर को उठाकर लाता है और उसे कहता है, एक बुचर नाइफ है, इसका वजन काफी ज्यादा कम है, ये भी एक स्पेशल स्टील से बना है और तुम्हारे हाथ में फिट भी बैठेगा, तुम इसको आसानी से यूज कर पाओगी। ये इतना ज्यादा तेज है कि सिर्फ एक ही वार के साथ तुम स्टील और आयरन को भी काट सकती हो। जाओशू उस बुचर नाइफ को अपने हाथ में पकड़ते ही घुमाना शुरू करती है। वो दोनों ही रोते हुए भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, सिस्टर हमने कहा ना कि ये बहुत ज्यादा तेज है, अगर ये गलती से भी हमें लग गया तो हम दोनों के तो हाथ पांव कट जाएंगे, जरा ध्यान से इसको यूज करो। किन उन दोनों से कहता है, मैं तुम दोनों को यहाँ पर मारना नहीं चाहता और ये दोनों वेपन्स तुम्हारी जान के बदले मैंने नहीं लिए, अब तुम्हें बस एक और छोटा सा काम करना है,
हम दोनों के लिए एक एक हैंडगन ले आओ। वो हैंडगन हमें देने के बाद तुम दोनों आजाद हो। तुम अपने सभी में डिसाइड कर लो कि तुम में से नया लीडर कौन बनेगा। मैं तुम्हारा लीडर नहीं बनना चाहता। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो यहीं से हमारी एपिसोड की शुरुआत होती है। तो एपिसोड की शुरुआत में 15 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। तो जाओशू दोनों ही सड़क के सेंटर में खड़े होते हैं और उनका सामना एक वीजल मॉन्स्टर के साथ होता है। एक वीजल जो कि ज़ॉम्बी बनने के बाद उसके पंख में निकल आए हैं और वो हवा में उड़ रहा होता है। किन उसके साथ फाइट कर रहा होता है। किन कहता है इस वीजल मॉन्स्टर की स्पीड देखकर मुझे लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले में 16 गुना ज्यादा होगी, लेकिन ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं इसको हरा ना सकूं। उसी वक्त वो वीजल मॉन्स्टर उसके पीछे होता है। किन जल्दी से अपने बाले को पीछे की तरफ घुमाते हुए उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। किन जैसे वो अपने बाले को उसकी बॉडी के अंदर धंसाता है, उसे पता चलता है ये तो सिर्फ एक होलोग्राम है, यानी कि वो सिर्फ एक शैडो क्लोन होता है। और असली वाला घूमकर उसके पीछे वाली साइड पर आ जाता है। जाओशू चिल्लाकर उसे कहती है, ब्रदर असली का मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे है। किन अपनी बहन की तरफ मुंह करके खड़ा होता है। वो वहीं से अपने डुप्लीकेट को जनरेट करता है और उसका डुप्लीकेट अपने बाले के साथ उस वीजल मॉन्स्टर के सर में अपना बाला धंसा देता है। तो उस वीजल मॉन्स्टर को मारने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से उन्हें जो क्रिस्टल मिलता है वो दोनों एक एक क्रिस्टल खा लेते हैं। जाओशू से कहती है इस मॉन्स्टर की बॉडी से जो हमें जो इवोल्यूशन मटेरियल मिला है वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का था, लेकिन उसको खाने के बाद मुझे कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा। मुझे नहीं लग रहा कि जैसे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। किन उसे कहता है अगर हमारी स्ट्रेंथ एक नॉर्मल इंसान से 20 गुना ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद हम लोग अपने लेवल 1 से लेवल 2 पर अपग्रेड हो जाते हैं और लेवल 2 पर अपग्रेड होने के बाद हमारी स्ट्रेंथ पहले से बहुत बढ़ जाती है। किन अपनी बहन से कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों ही इसी थ्रेशोल्ड के ऊपर अटके हुए हैं और बहुत ही जल्दी लेवल अप करेंगे, लेकिन लेवल अप करना काफी ज्यादा मुश्किल है। बहुत सारे क्रिस्टल्स को खाना पड़ेगा, उसी के बाद हम लोग लेवल 2 पर पहुंच सकेंगे। जाओशू से कहती है ब्रदर इन सारी बातों को छोड़ो, जरा आसमान की तरफ देखो। आसमान पर फिर से सुर्ख रंग के बादल इकट्ठे हो रहे हैं और थोड़ी देर के बाद आसमान से फिर से सुर्ख रंग की बारिश होना शुरू हो जाती है। किन भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है अचानक से ये खून की बारिश दोबारा से क्यों होना शुरू हो गई है। वो दोनों क्योंकि गली के सेंटर में खड़े होते हैं। किन कहता है इस बारिश की वजह से मेरी बॉडी के ऊपर बर्निंग इफेक्ट्स हो रहे हैं, यानी कि ये बारिश अभी भी मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है, हालांकि अब मैं एक नॉर्मल इंसान से 20 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। वो जाओशू की तरफ देखता है और उससे पूछता है जाओशू जब ये बारिश के कतरे तुम्हारी बॉडी के ऊपर गिर रहे हैं क्या तुम्हें भी बर्निंग महसूस हो रही है या नहीं। जाओशू से कहती है नहीं मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, मुझे तो ये बिल्कुल नॉर्मल पानी की तरह ही महसूस हो रही है। किन उसे कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे इस बारिश का पानी काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, चलो कहीं पर चलकर शेल्टर ढूंढते हैं, हम लोग यहाँ पर इस बारिश में खड़े नहीं रह सकते। वो दोनों चलते हुए गोदाम की तरफ जाते हैं। वहीं पर उस गोदाम का दरवाजा खोलकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। किन जाओशू से कहता है मुझे लगता है ये कोई पुराना गोदाम है, यहाँ पर फूड को प्रोसेस किया जाता होगा, चलो आज रात यहीं पर बिताते हैं। जाओशू अपने भाई से कहती है किन मुझे काफी भूख लगी है, क्या हम लोग यहीं पर बैठकर नूडल्स खा सकते हैं, क्या आज सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया। वो लोग वहीं पर आग जलाते हैं और अपने पास से नूडल्स निकालते हैं और नूडल बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। वहीं पर नूडल खाते हुए किन को बाहर से आवाज आती है। किन जाओशू से कहता है जरा खामोश रहो, मुझे बाहर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। जाओशू से कहती है क्या कोई ज़ॉम्बी है। वो से कहता है नहीं ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है, क्योंकि ज़ॉम्बीज इस तरह नहीं चलते, तो किसी नॉर्मल इंसान के फुटस्टेप्स हैं, कोई यहीं पर आ रहा है। तो वहाँ पर टोटल 4 लोग होते हैं। उनमें से कहता है मुझे लगता है कि स्टोरेज फैसिलिटी में पहले से कोई है, मुझे यहाँ से कप नूडल्स की खुशबू आ रही है। वो लड़का जल्दी से आगे बढ़ता है और किन की तरफ अपनी गन करते हुए कहता है तो यहाँ पर कोई तो है जो नूडल्स खा रहा है। किन गुस्से के साथ उसे कहता है मैं तुमसे सिर्फ एक ही बार कहूंगा अपनी गन को मुझसे दूर करो, अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो दूसरे ही पल तुम यहाँ पर मरे हुए मिलोगे। उसका दूसरा साथी आगे बढ़ता है और अपने दोस्त से कहता है पीछे हटो। फिर वो किन से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, हम लोग अचानक यहाँ पर इस तरह आ गए और तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन हमारा तुम्हारे ऊपर अटैक करके या तुमसे खाना छीनने का कोई भी इरादा नहीं है। हम लोग तो यहाँ पर इस बारिश से बचने के लिए आए हैं, क्या हम लोग यहाँ पर रात बिता सकते हैं, बारिश के रुकने के बाद हम लोग चले जाएंगे। किन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम लोग यहाँ पर रुक सकते हो। लेकिन किन उन सभी को जरा भी सीरियसली नहीं ले रहा होता। वो लड़का जो कि पहले उसकी तरफ गन करके खड़ा होता है वो उसे कहता है लड़के तुम्हारा मसला क्या है, हमारा बॉस तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है और तुम इतने एटीट्यूड के साथ उसे जवाब दे रहे हो, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। उसका बॉस उसे कहता है ली सॉन्ग जरा शांत रहो, हम लोग यहाँ पर सिर्फ रात बिताने के लिए आए हैं। जाओशू किन से कहती है ब्रदर मुझे इन सभी को देखकर महसूस हो रहा है कि ये सारे के सारे सुपर पावर्स वाले ह्यूमंस हैं। किन उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये सारे के सारे सुपर पावर्स वाले हैं, सिर्फ एक नहीं बल्कि चारों के पास सुपर पावर्स हैं, लेकिन इन सभी के पास जितने भी सुपर पावर्स हैं वो बहुत ही लो लेवल की हैं। मुझे लगता है कि अभी आजकल में ही सुपर ह्यूमंस बने हैं। इनके बॉस को देखकर तो लगता है कि उसने काफी अच्छे से फाइटिंग टेक्निक्स को मास्टर किया है और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी अच्छा होगा, बाकी सब तो कच्चे हैं। तो सारे भी उसकी बातें सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। बॉस उनसे कहता है लड़के तुम्हारी नजर तो काफी तेज है, तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें देखकर मुझे भी महसूस हो रहा है कि तुम हम सभी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। काफी देर गुजरने के बाद वो सारे लोग वहीं पर बैठे होते हैं। वो चारों भी अपने पास से अपनी चॉकलेट्स निकालते हैं और वहीं पर बैठकर खा रहे होते हैं, जबकि उसी वक्त उन्हें फिर से बाहर से आवाज
आती है। जाओजू जल्दी से बाहर की तरफ देखती है तो वहीं पर दरवाजे में एक और लड़का खड़ा होता है। अब वो सारे उस लड़के की तरफ देख रहे होते हैं कि अब ये लड़का कौन है और यहाँ पर किस इरादे से आया है। तो वो लड़का बड़ी ही एक्शन के साथ उन सभी की तरफ देखकर कहता है, तुम सभी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ और ना ही यहाँ पर तुम लोगों के साथ कुछ करने के लिए आया हूँ, मैं तो यहाँ पर इस बारिश की वजह से आ गया हूँ। तो उन चारों में से एक लड़का उसे कहता है, तुम्हें यहाँ पर इतना शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हें यहाँ पर वेलकम नहीं करने वाले, चलो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वो लड़का उसे कहता है, बेवकूफ लड़के, मैं यहाँ पर इतनी तमीज से तुम सभी लोगों से बात कर रहा हूँ और तुम यहाँ से मुझे निकालने पर तुले हो, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ फाइट करना ही पड़ेगी। वो लड़का भी जल्दी से अपनी गन को पकड़ लेता है, लेकिन अपनी बहन से कहता है, जाओजू एक बात को याद रखना, अगर यहाँ पर फाइट होती है तो सबसे पहले अपने आप को बचाना है, अगर ये लोग आपस में फाइट करके मरते हैं तो मरने दो। तो वो लड़का दूसरे गन वाले लड़के को उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये घर तुम्हारे बाप का है, मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ जब तक चाहे तब तक, जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक मैं यहीं पर रुकूंगा, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। दूसरे वाला भी उसकी बात सुनने के बाद से गालियां देना शुरू कर देता है। वो दोनों आपस में गुस्से के साथ बातें कर रहे होते हैं, जबकि जाओजू उनकी बातें सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है। इस बात से वो लड़का काफी गुस्सा होता है और कहता है, चलो ठीक है, मैं इसको सबक सिखाता हूँ। उनका बॉस आगे बढ़ता है और उसे कहता है, चलो बस भी करो, तुम जिसे भी देखते हो उससे फाइट करना शुरू कर देते हो, पहले देख तो लिया करो वो है कौन और किस लिए यहाँ पर आया है, वो तो बस यहाँ पर रात गुजारना चाहता है, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो लड़का सीधा जाओजू के पास चला जाता है और उसे कहता है, लड़की तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मुझे लगता है कि तुम तो गॉडेस ऑफ मून से भी ज्यादा खूबसूरत हो। जाओजू उसकी बात सुनने के बाद से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। वो लड़का सूंघते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर कप नूडल्स खा रहे हो, मुझे काफी अच्छी स्मेल आ रही है, काफी अरसे से मैंने कप नूडल्स को नहीं खाया, क्या तुम मुझे एक कप नूडल दे सकते हो। इन अपने बैग को खोलता है और उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें एक ही कप नूडल दे सकता हूँ क्योंकि बाकी के सब हमने अपने लिए रखे हुए हैं। वो लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। महामारी फैलने के बाद से यहाँ पर खाना ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जितना भी खाना पहले से मौजूद था वो सारा खराब होता जा रहा है। मैं तो पिछले एक महीने से बहुत सारे म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स को मारकर खा रहा हूँ और उनका स्वाद बिल्कुल बहुत बुरा है। नूडल्स खा लेने के बाद वो लड़का उनसे कहता है, लगता है कि मैं अपनी तमीज भूल चुका हूँ, मैं तुम्हें लोगों को अपने बारे में बताना भूल ही गया, मेरा नाम डी शाओफेंग है और मैं एक बहुत ही हैंडसम और एक अच्छा लड़का हूँ, क्या तुम सभी लोग भी मुझे अपने नाम बताओगे, तुम्हारे नाम क्या है। जाओजू से कहती है, तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, मेरा नाम जाओजू है और ये मेरा भाई है, इसका नाम किनजू है। तो शाओफेंग उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है, तुम्हारा नाम तो काफी ज्यादा प्यारा है, लेकिन तुम्हारे भाई का नाम उसकी शक्ल पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता, मुझे लगता है कि इसे तुम्हारा भाई नहीं बल्कि तुम्हारा फादर होना चाहिए था। जबकि उन चारों लड़कों में से एक लड़का कहता है, ये लड़का तो बहुत ही बेवकूफ और बोंदू सा है, यानी महामारी के बाद से ये पिछले 2 महीने से अभी तक जिंदा कैसे है। तो बाहर अभी भी बारिश हो रही है और वो लोग वहाँ पर आराम से सो जाते हैं। जाओजू भी बड़े आराम से सो रही होती है, लेकिन किन जाग रहा होता है, वो अभी भी बाहर की तरफ ही देख रहा होता है कि बाहर से कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आ जाए। किन उन चारों की तरफ देखता है और कहता है, यहाँ पर ये चारों सुपर ह्यूमंस हैं, हालांकि इन्हें इवॉल्व हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और फिलहाल इन सभी के पास जितनी पावर्स हैं इतनी काफी हैं इस तरह की महामारी में बचने के लिए। फिर वो शाओफेंग की तरफ देखता है और कहता है, इस लड़के को देखकर मुझे जरा भी इस बारे में समझ नहीं आ रही कि ये लड़का अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि इसकी बॉडी की तरफ देखो, इसकी बॉडी के ऊपर कोई भी स्कार नहीं है और ऊपर से इसकी बॉडी के ऊपर जितने भी मसल्स हैं वो सारे के सारे बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह हैं, यानी कि इसने कभी भी किसी मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं की होगी। इस तरह का इसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, मुझे लगता है ये ज़ॉम्बी को देखकर ही भाग जाता होगा। लेकिन महामारी को शुरू हुए 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक जिंदा कैसे है, किसी भी ज़ॉम्बी से बचा कैसे, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। ली सोंग अभी भी दरवाजे में खड़ा होता है और वो बाहर की तरफ नजर रखे होता है। वो किन की तरफ देखता है और कहता है, ये सारे लोग यहाँ पर कितने ही आराम से सो रहे हैं, इन्हें जरा भी इस बात की फिक्र नहीं है कि हम सभी लोग इनके ऊपर अटैक करके इनका सारा सामान लेकर भाग सकते हैं, लेकिन ये लोग तो यहाँ पर बड़े ही आराम से सो रहे हैं। उसी वक्त उसे बाहर से आवाज आती है, वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है, अब ये आवाज कैसी है। किन की भी आंख खुल जाती है, किन को भी आवाज आती है। किन भी जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और उन सभी से कहता है, सभी लोग जल्दी से जाग जाओ और अपने वेपन्स उठा लो। जाओजू से कहती है, ब्रदर क्या हुआ, तुम अचानक से सभी को जगा क्यों रहे हो। किन जाओजू से कहता है, जाओजू जल्दी से मेरे करीब आ जाओ। और फिर बाकी सभी से कहता है, तुम सभी लोग भी अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे करीब रहना, जितना मेरे करीब रहोगे उतने तुम्हारे बचने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर तुम लोग मुझसे दूर गए तो उसके बाद अपने गॉड से ही कहना कि वो तुम्हारी जान बचा ले। ली सोंग काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या ये लड़का यहाँ पर हमारा लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, ये हम सभी को ऑर्डर कैसे दे सकता है। उसका बॉस उसे कहता है, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि वो बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर हम उसके करीब रहेंगे तो हमारे सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम चारों को भी उसके साथ ही मिलकर फाइट करना होगी। इन अपना बाला पकड़ता है और उनके साथ बाहर निकल आता है और उनसे कहता है, चलो फिर इन ज़ॉम्बीज़ से फाइट करते हैं। लेकिन जैसे वो लोग स्टोरेज रूम से बाहर निकलते हैं तो बाहर ज़ॉम्बीज़ की एक पूरी आर्मी खड़ी होती है। वो इतनी सारी ज़ॉम्बीज़ को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर कैसे आ गए,
वो भी बिना किसी आवाज किए। तो आ गए, क्या इन सारे ज़ॉम्बीज़ को हार्ट स्ट्रेटेजीज के बारे में पता है? क्या इन्हें पता है कि किस तरह दबे पांव यहाँ पर अचानक स्नीक अटैक करना है? ज़ाओशू अपने ब्रदर से कहती है, ब्रदर कहीं ये बिल्कुल वैसे ही केस तो नहीं है? कुछ दिन पहले भी हमारा सामना एक ऐसे ज़ॉम्बी के साथ हुआ था जो कि बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता था। केन उसे कहता है, अगर ऐसी बात है, इनके साथ कोई ऐसा ज़ॉम्बी है जो कि इन सभी को कंट्रोल कर रहा है, तो हम लोग फिर से उसे ढूंढेंगे और उसे मार डालेंगे। ये सारे भूत ही भाग जाएंगे। तो उन चारों लड़कों का बॉस आगे बढ़ता है और किन से कहता है, मुझे लगता है कि हम सभी को यहाँ पर मिलकर फाइट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है। अगर हम सभी लोग मिलकर फाइट नहीं करेंगे पता नहीं क्या होगा, ये सारे हमें एक एक करके मार डालेंगे। वो उनसे कहते हैं, हम सभी लोग आगे रहते हैं, हम इन सारे ज़ॉम्बीज़ को एक लाइन में सामने से हटाते जाएंगे, तुम सभी लोग हमारे पीछे आना। हो सकता है कि हम ज़ॉम्बीज़ के बीच से रास्ता बनाकर यहाँ से निकल सके और उसके बाद अपने अपने रास्ते भाग जाएंगे। बॉस उन्हें एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, चलो हम लोग इस तरफ से निकलते हैं क्योंकि इस तरफ ज़ॉम्बीज़ कम है। साथ ही वो अपनी सुपर पावर को यूज करता है। उसकी सुपर पावर स्टील होती है, अपनी बॉडी को स्टील से हार्ड कर लेता है। और उसके दूसरे साथी की सुपर एबिलिटी मसल्स को इनहेंस करना होता है, जबकि तीसरे वाले की सुपर एबिलिटी बिजर्क होती है कि वो एक बीस्ट बन सकता है। किन उन तीनों की तरफ देखता है और कहता है, इनमें से एक की एबिलिटी मेटल स्किन है, जबकि दूसरे की इनहेंस मसल है और तीसरे की बिजर्क टाइप है। पता है कि जो तीनों ही क्लोज कॉम्बैट फाइटर्स हैं। और वो तीसरे वाले की तरफ देखता है तो तीसरा अपनी पावर्स को यूज करते हुए चीज को मटेरियलाइज कर सकता है। वो अपनी एनर्जी से तलवारें बना लेता है। किन उसकी तरफ देखता है और कहता है, इसकी एबिलिटी सबसे ज्यादा रेयर है, ये अपनी एनर्जी से किसी भी चीज की शेप दे सकता है। इसने यहाँ पर अपनी एनर्जी से ब्लेड बनाए हैं। मेटल स्किन आगे बढ़ता है और उनसे कहता है, मेरे करीब ही रहना और हमें सपोर्ट दो, हम लोग तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर करते हैं। फिर वो बड़ी स्पीड के साथ उन ज़ॉम्बीज़ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि ज़ॉम्बीज़ भी तो रेडी होते हैं उन पर अटैक करने के लिए, क्योंकि उसकी स्किन मेटल की बनी हुई है। इसलिए वो जिस भी ज़ॉम्बी को पंच मारता है उसका सर फोड़ देता है। वहीं पर सबसे पहले वो एक ज़ॉम्बी के सर में पंच मारता है। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी पीछे वाली साइड से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बिजर्क टाइप वाला आगे बढ़ता है और उस ज़ॉम्बी को पकड़कर उसे पीटना शुरू कर देता है। और जो तीसरे वाला होता है जिसने अपने मसल्स को इनहेंस किया है, वो ज़ॉम्बीज़ को उठाकर एक दूसरे के ऊपर पटक रहा होता है। और तीसरे वाला अपनी एनर्जी से बनी हुई तलवारों के साथ उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर कट लगा रहा होता है। किन कहता है, ये तीनों तो काफी अच्छे हैं, तीनों एक साथ मिलकर एक टीम में काम कर रहे हैं, इसी वजह से ये अभी तक सरवाइव कर पाए हैं। मेटल स्किन किन से कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा था कि मेरे करीब रहना, तुम अभी तक वहाँ पर कर क्या रहे हो? किन जल्दी से अपने स्पीयर के ऊपर अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करता है और उनसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम चारों मिलकर इन सारे ज़ॉम्बीज़ को सेंटर में इकट्ठा करो कि मैं इनके ऊपर अपनी पावर को यूज करने वाला हूँ। वो भी उसकी बात सुन के काफी हैरान होती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? किन उसे कहता है, मैंने तुमसे जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचेगा। फिर किन अपनी बहन से कहता है, ज़ाओशू जरा मेरी पावर्स को इनहेंस करना, और वो उसकी पावर्स को इनहेंस कर देती है। पावर्स की इनहेंसमेंट मिलने के बाद किन जल्दी से जंप करते हुए मैदान में चला जाता है और अपने स्पीयर के ऊपर अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए अपने स्पीयर को सामने की तरफ करता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को जला देता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वो चारों दोस्त भी ये देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या ये अभी तक सिर्फ एक इंसान है? हमें तो ये एक मॉन्स्टर लग रहा है। मेटल स्किन ज़ाओशू की तरफ देखता है। ज़ाओशू वहीं पर खड़ी होती है तो उसके पास भी काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। मेटल स्किन चिल्लाकर उसे कहता है, यंग लेडी जल्दी से वहाँ से हटो, वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, ज़ॉम्बीज़ तुम्हारे करीब पहुँच गए हैं। लेकिन ज़ाओशू जल्दी से अपने पास से अपना बुचर नाइफ निकालती है और उसे घुमाते हुए उन सारे ज़ॉम्बीज़ को सेंटर से काट देती है। वो भी अपने मेटल नाइफ के ऊपर अपनी ब्लू फायर को यूज कर रही है, जो कि उसे रिंग वाली आर्टिफैक्ट से मिल रही है। मेटल स्किन ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये इसकी बहन भी इसी की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग तो इन दोनों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और यहीं पर शाओफेंग का सीन दिखाते हैं। शाओफेंग बेचारा उन सभी से डर कर चिल्ला रहा होता है, बिल्कुल ज़ेंगफेंग की तरह। ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को बचा रहा होता है और कहता है, प्लीज मेरे करीब मत आओ, तुम सभी लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आ रहे हो? तुम्हारे ऊपर अटैक तो उन सभी ने किया है, जाओ जाकर उनको काटो। लेकिन वो सारे ज़ॉम्बीज़ तो उसकी बात नहीं सुनने वाले, वो आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। शाओफेंग वहीं पर बैठा बैठा एक जोरदार चीख मारता है और उसी वक्त उसकी एबिलिटीज रिलीज होती हैं। वहाँ पर एक धमाका होता है। वो सारे उसी तरफ देखते हैं और कहते हैं, अब वहाँ पर क्या हो रहा है? ऐसी वहाँ से रोशनी हटती है तो शाओफेंग की तरफ दिखाते हैं। शाओफेंग खुद ही एक मॉन्स्टर बन जाता है और अपने बड़े बड़े पंजों के साथ उन ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देता है। किन कहता है, ये तो एक म्यूटेंट टाइप की एबिलिटी है, कैसी सुपर पावर जिससे ये एक इवॉल्व मॉन्स्टर बन सकता है। शाओफेंग एक ज़ॉम्बी को अपने पंजे में उठा लेता और कहता है, कमीनो कहीं को, तुम्हारी वजह से मेरे आखिरी कपड़े भी फट चुके हैं। एक मॉन्स्टर में चेंज होने के बाद मेरे कपड़े फट जाते हैं और तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए तुम सभी लोग मेरे हाथ से मरोगे। उनको मारने के बाद उन्हें गालियां दे रहा होता है। किन कहता है, मुझे लगता है कि एक मॉन्स्टर बनने की वजह से इसकी दिमागी हालत पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है। किन अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त ग्राउंड के अंदर से शैडो का हाथ निकलता है और वो किन के पाँव को पकड़ लेता
होता है। किन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक एबिलिटी यूजर है। किन जल्दी से अपने भाले के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उसके हाथ को काट देता है। वो शैडो वापस से रिट्रीट हो जाता है। किन कहता है ये तो एक शैडो वॉकर था। उन सभी से कहता है तुम सभी लोग ध्यान से फाइट करना क्योंकि इन सारे ज़ॉम्बीज़ में एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी भी है जो कि काफी इवॉल्व है। बिज़ार्क टाइप उसे कहता है हम लोग यहाँ पर नॉर्मल ज़ॉम्बी से नहीं निपट पा रहे और अब यहाँ पर एक इवॉल्व ज़ॉम्बी भी आ गया है। मसल इनहेंसमेंट वाला ली सॉन्ग उसे कहता है मैं यहाँ पर अपनी लिमिट तक पहुँच चुका हूँ, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, मेरी पावर खत्म होने वाली है। यहीं पर फिर से किन के ऊपर अटैक होता है। किन के पीछे से एक स्नेक निकलता है जो कि उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन किन जल्दी से अपने बाले को पीछे की तरफ घुमाते हुए उस स्नेक को काट देता है। जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक लड़की ज़ॉम्बी खड़ी होती है जो कि इवॉल्व हो चुकी है और उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारे स्नेक्स निकल रहे हैं। किन कहता है यहाँ पर एक और एबिलिटी यूजर ज़ॉम्बी है, तो वो ज़ॉम्बी लड़की अपने स्नेक्स को उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ छोड़ती है। किन जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने बाले के साथ बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उसकी बॉडी के अंदर से अपने बोले को आर पार कर देता है और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से उसके क्रिस्टल को भी निकाल लाता है। उसके क्रिस्टल को निकालने के बाद वो उस क्रिस्टल को खा जाता है। कहता है कि मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से जल्दी इस इवोल्यूशन मटेरियल को खाना होगा ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं। अगर एक बार मैं लेवल 2 का सुपर ह्यूमन बन गया तो उसके बाद मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बाकी के चारों भी अब काफी ज्यादा थक चुके हैं। सबसे पहले बिज़ार्क टाइप वाला, वो काफी ज्यादा थक चुका होता है। वो एक ज़ॉम्बी को मारने के बाद वहीं पर खड़ा लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी आगे बढ़ता है और उसके बाजू पर काट लेता है, जल्दी से उसे पीछे की तरफ धक्का देता है, लेकिन उसी वक्त शैडो वॉकर वहाँ से निकलता है उसके पीछे से और उस बिज़ार्क टाइप को वहीं पर नीचे गिरा लेता है और बाकी के सारे ज़ॉम्बीज़ भी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उस शेख को काट लेते हैं। उन चारों में से वो एक दोस्त को मार देते हैं, जबकि मेटल स्किन वाला भी उसी की तरफ देखता है और उसका नाम पुकारता है। उसे कहता है ज़ैंग क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसी वक्त एक और ज़ॉम्बी आगे बढ़ता है और उसकी मेटल स्किन के ऊपर भी बाइट करता है, यानी कि उसके बाजू पर काट लेता है, लेकिन मेटल स्किन उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पांच मारते हुए उसे पीछे की तरफ गिरा देता है। मेटल स्किन कहता है मेरी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, मुझे भी अपना बॉस का ध्यान रखना पड़ेगा। एनर्जी ब्लेड्स वाला उसे कहता है बॉस मेरी हालत भी काफी खराब है, मुझे नहीं लगता कि मैं और ज्यादा फाइट कर सकूंगा। ली सॉन्ग कहता है और मेरी पावर्स तो खत्म हो चुकी हैं, मुझे लगता है कि मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। ज़ाओ जो कि अभी भी ज़ॉम्बीज को मार रही होती है, वो किन से कहती है ब्रदर मुझे लगता है कि ये सारे लोग इन ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाएंगे, हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। किन उसे कहता है पहले अपने बारे में फिक्र करो, उन सब के बारे में बाद में सोचना, हमें पहले यहाँ पर अपनी जान बचानी होगी। वहीं पर किन की नजर शाओ फेंग पर पड़ती है। शाओ फेंग कहता है इसके साथ क्या मसला है, थोड़ी देर पहले जब ये अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में आया था तब ये एक नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जब से इसने फाइट स्टार्ट की है अब तक ये एक नॉर्मल इंसान से 15 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लगता है कि फाइट करने से इसकी एबिलिटी इसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। मुझे लगता है कि इसकी सुपर पावर बहुत ज्यादा स्पेशल है जो कि फाइट करने के साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है। तो किन उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। किन कहता है मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये एक बहुत ही पावरफुल सुपर ह्यूमन बनेगा, अगर इसको अच्छे से कल्टीवेट करवाया जाए तो ये फ्यूचर में हमारा बहुत ही अच्छा साथी बन सकता है, मुझे इसे अपनी आर्मी में शामिल करना चाहिए। वहीं पर ज़ाओ की नजर ऊपर एक बिल्डिंग पर पड़ती है, उसी बिल्डिंग के ऊपर एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है। वो वाला ज़ॉम्बी एक बहुत ही स्पेशल टाइप का ज़ॉम्बी होता है जो कि इवॉल्व ज़ॉम्बी है। ज़ाओ अपने भाई से कहती है ब्रदर जरा उस तरफ देखो, वो ज़ॉम्बी थोड़ा अजीब लग रहा है। तो वो ज़ॉम्बी उनको देखने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ जंप करता है और जैसे वो वहाँ पर लैंडिंग करता है किन ज़ाओ से कहता है ज़ाओ मैं चाहता हूँ कि तुम इस ज़ॉम्बी से दूर रहो, तुम इससे फाइट मत करना क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इससे फाइट करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस ज़ॉम्बी की तरफ देखकर ही लग रहा है कि ये एक लेवल 2 का ज़ॉम्बी है। किन खुद भी उस ज़ॉम्बी को देखकर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। किन कहता है ये एक लेवल 2 का ज़ॉम्बी है और जितनी एबिलिटीज मेरे पास है मैं इसको नहीं हरा सकता, मैं इसके साथ थोड़ी देर तक फाइट तो कर सकता हूँ, हो सकता है कि बाई चांस मैं इसको हरा भी दूं, लेकिन मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। शाओ फेंग जैसे उस ज़ॉम्बी की तरफ देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है और कहता है लगता है ये वाला ज़ॉम्बी काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझे इससे फाइट करनी चाहिए। और वो भागता हुआ उसके साथ फाइट करने के लिए आगे चला जाता है। किन पीछे से चिल्लाकर उसे कह रहा होता है बेवकूफ कहीं के, यहीं पर रुको, मुझे नहीं लगता कि तुम उससे फाइट कर सकोगे। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो म्यूटेटेड ज़ॉम्बी वो जंप करके उसके करीब पहुंचता है, वो शाओ फेंग को उसके गले से पकड़ लेता है, साथ उसका गला दबाना शुरू करता है। जैसे वो उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है शाओ फेंग अपनी आंखों के अंदर से लेजर निकालता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे वो ज़ॉम्बी उसके गले को छोड़ देता है। शाओ फेंग जैसे पीछे की तरफ हटता है तो उसी वक्त ज़ाओ अपनी एनहेंसमेंट की पावर उसके ऊपर यूज करती है। वो भी काफी खुश हो जाता है और कहता है मैंने इस तरह की पावर पहले कभी महसूस नहीं की, लगता है कि मेरी पावर बढ़ गई है। फिर वो उन दोनों भाई बहन की तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है ये उन दोनों ने किया है। इन ज़ाओ से कहता है ज़ाओ तुमने बहुत ही अच्छा किया जो इसकी पावर को इनहेंस कर दिया। शाओ फेंग फिर से काफी खुश हो जाता है और उस मॉन्स्टर से कहता है चलो फिर ठीक है, आ जाओ मुझ पर अटैक करो, अब मेरी पावर पहले से डबल हो चुकी है, चलो देखो मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। और वो दोनों फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और शाओ फेंग उसके सामने खड़ा होता है, जबकि वो ज़ॉम्बी उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन वो उसके पंच को अवॉइड करते हुए पीछे वाली साइड से जाकर उसे एक जबरदस्त
पंच मारता है, लेकिन उसके पंच का ज़ॉम्बी के ऊपर जरा भी असर नहीं होता क्योंकि उस ज़ॉम्बी की स्किन काफी ज्यादा हार्ड होती है। वहीं से वो ज़ॉम्बी पीछे की तरफ घूमता है और शाओफेंग के पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे शाओफेंग काफी दूर जाकर गिरता है। शाओफेंग को उसकी पंच का काफी ज्यादा असर होता है। किन ज़ाओजू से कहता है, ज़ाओजू मैं यहाँ पर अपनी डुप्लीकेशन की पावर को यूज करने वाला हूँ, तुम थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना। और फिर साथ ही किन अपना डुप्लीकेट बना लेता है। किन वहीं पर अपना डुप्लीकेट बनाने के बाद वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज को मारता है और उनकी बॉडी के अंदर से एवोल्यूशन क्रिस्टल्स को निकालता है। किन कहता है चलो ये तो अच्छा है कि मुझे एक ही ज़ॉम्बी को मारने पर उसकी बॉडी से एवोल्यूशन मटेरियल मिल गया है। वहीं पर उसके डुप्लीकेट को एक और एवोल्यूशन मटेरियल मिलता है। वो उसे कहता है यहाँ पर एक और क्रिस्टल है, कि इतने सारे एवोल्यूशन मटेरियल्स को खाने के बाद मैं लेवल 2 पर प्रमोट हो जाऊंगा। किन अपने हाथ में 2 एवोल्यूशन मटेरियल पकड़ता है और ज़ाओजू से कहता है, ज़ाओजू क्या तुम अपनी पावर्स को यूज करते हुए इन दोनों क्रिस्टल्स की पावर्स को बढ़ा सकती हो। ज़ाओजू से कहती है ठीक है ब्रदर मैं कर देती हूँ, और वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन दोनों क्रिस्टल्स की पावर को इनहेंस कर देती है। उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और वो उन दोनों क्रिस्टल्स को अपने हाथ में पकड़कर उनको डुप्लीकेट करता है और उनके 4 क्रिस्टल्स बना लेता है। लेकिन ज़ाओजू ने उन दोनों क्रिस्टल्स को इनहेंस करने में अपनी काफी सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया है और वो भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है। जैसे उसकी एबिलिटी कैंसिल होती है उसी वक्त शाओफेंग की तरफ भी दिखाते हैं। शाओफेंग की पावर कम रह जाती है। शाओफेंग कहता है क्या हुआ, मेरा पावर बूस्ट कहाँ पर है। जैसे उसकी पावर कम रह जाती है उसी वक्त वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर उसके चेहरे पर अपना हाथ रखता है और उसे सर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और साथ ही अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए उसके सर को पिचका देता है, यानी कि उसने जहाँ पर शाओफेंग का सर फोड़ दिया है और शाओफेंग को मार दिया है। किन भी शाओफेंग को मरता हुआ देखकर काफी हैरान होता है, जबकि ज़ाओजू वहीं पर नीचे बैठ जाती है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, अब वो किसी को भी इनहेंसमेंट की पावर नहीं दे सकती। किन जल्दी से उन चारों क्रिस्टल्स को अपने मुंह में डालता और कहता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्दी से अपने आप को लेवल 2 तक पहुंचाना होगा। जैसे वो उन क्रिस्टल्स को खाता है उसके मुंह और आंखों से काफी सारी लाइट निकलती है और वो एक जबरदस्त चीख मारता है। इतने सारे क्रिस्टल्स को निकलने के बाद वो लेवल अप हो चुका है, अब वो लेवल 2 पर पहुंच गया है। उसकी फायर का कलर जो कि पहले येलो था अब वो व्हाइट हो गया है। वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी व्हाइट फ्लेम्स को यूज करते हुए उसके सामने जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उन सभी को एक ही बार में जलाकर हाक कर देता है। उन्हीं ज़ॉम्बीज के पास से उसे क्रिस्टल मिलता है। वो उस क्रिस्टल को उठाता है और ज़ाओजू से कहता है ज़ाओजू जल्दी से इस क्रिस्टल को खा लो, इससे खाने से तुम्हारी थोड़ी सा स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी। लेकिन ज़ाओजू बेचारी काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से शाओफेंग मारा गया है क्योंकि उसने बूस्ट को खत्म कर दिया था। उस लेवल 2 के ज़ॉम्बी ने अभी भी शाओफेंग की बॉडी को ऊपर उठा रखा होता है उसके मरने के बाद भी, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। ज़ाओजू और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है ब्रदर मुझे लगता है ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से शाओफेंग मारा गया। किन अपनी बहन से कहता है नहीं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुमने तो अपनी जान को दांव पर लगाकर उसकी जान बचाने की कोशिश की और उसे बूस्ट दिया, लेकिन तुम्हारी भी एक लिमिट है, ये गलती तुम्हारी नहीं थी। और साथ ही वो उसे कहता है अभी जो क्रिस्टल मैंने तुम्हें दिया है उससे तुम्हें जो वाइटैलिटी मिली है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम जहाँ पर ज्यादा देर तक किसी को एनहेंसमेंट की पावर दे सको। आपसे तुम्हें मेरे ऊपर अपनी पावर को यूज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बचाने के बारे में सोचना। रही बात इस बड़े ज़ॉम्बी मॉन्स्टर की तो इससे मैं खुद ही निमट लेता हूँ। इस कमीने को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, इसको तो मैं मार डालूंगा क्योंकि इसने मेरे प्लान को फेल कर दिया है। उस लड़के शाओफेंग को मैं अपनी टीम में लेने वाला था लेकिन इसने उसको मार डाला। जबकि वो सेकंड लेवल का ज़ॉम्बी भी किन को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है और उससे अच्छे से फाइट करेगा। फिर ये दोनों जहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर जितने भी छोटे ज़ॉम्बीज होते हैं वो सारे किन को देखकर पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाते हैं। किन उन सारे ज़ॉम्बीज की तरफ देखता और कहता है मुझे लगता है कि ये सारे ज़ॉम्बीज सोच सकते हैं, इन्हें लगता है कि मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ, इसी वजह से ये डर कर पीछे हट रहे हैं। ऐसी बात है तो इसका मतलब इन सारे ज़ॉम्बी से निपटना काफी मुश्किल हो जाएगा। बाकी के तीनों दोस्त भी वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं और ज़ाओजू से कहती हैं क्या वाकई में तुम्हारा भाई इस बड़े मॉन्स्टर को अकेले हरा सकता है। ज़ाओजू से कहती है हाँ मेरा भाई ये कर सकता है, मुझे पता है वो उसको हरा देगा क्योंकि मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। तो दोनों की फाइट स्टार्ट होने वाली है। ज़ॉम्बी एक जोरदार रॉर लगाता है। किन कहता है तो ये ज़ॉम्बी आने वाला है, तो ज़ॉम्बी वहीं से ऊपर की तरफ जंप करता है, अपने दोनों हाथों को जोड़कर किन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। किन कहता है इसकी स्पीड तो काफी है, हालांकि इसका साइज बड़ा है लेकिन फिर भी इसकी स्पीड ज्यादा है। किन जल्दी से वहाँ से साइड पर हट जाता है जबकि उस ज़ॉम्बी का पंच ग्राउंड पर पड़ता है और वो नीचे के सारे ग्राउंड को तोड़ देता है। बाकी के सारे भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस ज़ॉम्बी की स्ट्रेंथ तो वाकई में बहुत ज्यादा है, इसने तो पूरे ग्राउंड को ही तोड़ दिया। किन चिल्लाकर उन सभी से कहता है अपना ध्यान रखना, कोई भी यहाँ पर ग्राउंड के हिलने की वजह से गिरना मत, वरना ग्राउंड के टूटे हुए किनारे तुम्हें लगेंगे और तुम्हें इंटरनल इंजरीज हो सकती हैं। ज़ॉम्बी ग्राउंड के ऊपर पंच मारने के बाद वहीं पर देखता है तो किन उसके पीछे खड़ा होता है। वो वहाँ से बड़ी स्पीड के साथ पीछे की तरफ मुड़ता है और किन को पंच मारता है तो वहाँ से साइड पर हो जाता है, लेकिन उसके पंच की वजह से जो हवा का प्रेशर निकलता है उस प्रेशर की वजह से पीछे वाली दीवार में होल हो जाता है। किन से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये ज़ॉम्बी कोई आम सा ज़ॉम्बी नहीं है, मैंने इसके पंच को तो अवॉइड कर लिया लेकिन इसके पंच से जो एयर का प्रेशर निकला है उसी से दीवार के अंदर होल हो गया। किन अभी पीछे वाली दीवार की तरफ
तरफ ही देख रहा होता है कि उसी वक्त वो ज़ॉम्बी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसके सर को अपने दोनों हाथों में पीसने वाला है। किन बड़ी स्पीड के साथ उसके दोनों हाथों से निकल जाता है और वो वहीं पर अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक जोरदार ताली बजाता है। किन कहता है, मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, ये एक लेवल 2 का ज़ॉम्बी है, इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड बाकी सारे ज़ॉम्बी से बहुत ज्यादा है। लगता है कि इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वो ज़ॉम्बी फिर से बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और किन को पंच मारता है। किन अपने बाले को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। इस ज़ॉम्बी की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से किन पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। अभी वो पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता ही है और इस बारे में सोच रहा होता है। किन कहता है, ताओजू की एनहेंसमेंट की पावर के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ स्ट्रेंथ के साथ इसको हरा पाऊंगा, मुझे यहाँ पर दिमाग को यूज करना पड़ेगा। अभी वो वहीं पर ही होता है कि उसी वक्त वो ज़ॉम्बी उसके फिर से करीब पहुंच जाता है और उसके ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। वो उस दीवार के ऊपर बहुत सारे पंचेस मारता है और उस दीवार को भी तोड़ देता है। वहाँ पर काफी सारा धुआं हो जाता है। जाओजू कहती है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो? लेकिन अचानक से वहाँ से व्हाइट फ्लेम्स निकलती हैं और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। ज़ॉम्बी भी उन सारी व्हाइट फ्लेम्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उन सारी व्हाइट फ्लेम्स के सेंटर से किन निकलता है, अपने स्पीयर को व्हाइट फ्लेम्स के साथ कवर करके उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी उसके स्पीयर को सिर्फ एक ही हाथ से पकड़ लेता है और उसके हाथ को उस फायर से कुछ भी नहीं होता। किन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ज़ॉम्बी ने क्योंकि उसके स्पीयर को अपने हाथ में पकड़ लिया था, वो उसके हाथ से उसके स्पीयर को छीन कर दूसरी तरफ फेंक देता है। किन अपने स्पीयर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन जैसे ही वो अपने स्पीयर को पकड़ने लगता है, ज़ॉम्बी उसके चेहरे पे अपना हाथ रखता है और उसे उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। तीनों दोस्त भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि उसने किन को मार डाला, क्योंकि वो किन को ग्राउंड के ऊपर पटक रहा होता है। वो ज़ॉम्बी जैसे ही किन को ग्राउंड के ऊपर पटकता है, उसी वक्त साइड से उसे आवाज आती है। तो किन ने अपने डुप्लीकेट को पहले से क्रिएट कर लिया था। तो किन अपने बाले को दूसरी तरफ से उठाता है और उसके पीछे आ जाता है और अपने बाले को उसकी बॉडी के करीब करते हुए अपनी व्हाइट फ्लेम्स को एक्टिवेट करते हुए उसकी बॉडी के अंदर एक बड़ा सा होल बना देता है। वो तीनों दोस्त भी उसकी तरफ देखकर कहते हैं, इसने तो उसको हरा दिया, ये भी हमारी तरह एक इवॉल्व्ड ह्यूमन है, लेकिन ये हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? किन ने उस बड़े ज़ॉम्बी की बॉडी में एक बड़ा होल बनाने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से उसके एवोल्यूशन मटेरियल को निकाल लिया है। वो काफी हाई लेवल का एवोल्यूशन मटेरियल होता है, जबकि बाकी के सारे ज़ॉम्बीज अभी वहीं पर खड़े होते हैं। किन उन सभी की तरफ देखता है तो वो डर कर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। मेटल्स किन उन ज़ॉम्बीज की तरफ देखता और कहता है, ये क्या हुआ? ये सारे ज़ॉम्बीज तो किन से डर कर भाग गए हैं, इसका मतलब उन्हें पता है कि ये उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्हें मार सकता है। जाओजू काफी ज्यादा खुश होती है और किन से कहती है, ब्रदर अब तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि ये ज़ॉम्बीज भी तुमसे डर कर भाग रहे हैं। किन उनसे कहता है, मुझे लगता है कि इन सारे छोटे ज़ॉम्बीज को जो भी ज़ॉम्बी कंट्रोल कर रहा है उसके पास काफी सारी इंटेलिजेंस है। एक हाई लेवल का ज़ॉम्बी होगा, उसे पता है कि कब यहाँ पर अटैक करना है और कब रिट्रीट करना है। इसीलिए तो उसने अपने सारे ज़ॉम्बीज को जल्दी से वापस बुला लिया जब उसे लगा कि वो सारे यहाँ पर मारे जाएंगे। वो पांचों भी वहीं पर खड़े बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त शाओफेंग फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, वो वाला बदा मॉन्स्टर तो काफी बुरा था, उसने तो मेरा सारी उड़ा दिया। जाओजू उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? शाओफेंग को खुद भी पता नहीं होता कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। वो उन सभी की तरफ देखता है और उनसे कहता है, तुम सभी लोग मेरी तरफ इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम लोगों ने किसी भूत को देख लिया हो। ली सोंग उसे कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, उस बड़े ज़ॉम्बी ने तुम्हारे सर को अपने हाथों से पिचका दिया था, तुम्हारा सर उड़ा दिया था, तुम जिंदा कैसे हो? शाओफेंग उसे कहता, हाँ इतना तो मुझे भी याद है कि उस ज़ॉम्बी ने मेरा सर उड़ा दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पास एक इमॉर्टल बॉडी है, चाहे मेरा सर भी उड़ा दिया जाए मैं दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर सकता हूँ। ली सोंग उसे कहता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे पास इमॉर्टैलिटी की पावर है? क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम्हारा सर उड़ा दिया गया था। अगर तुम्हारा सर उड़ा दिया गया हो फिर तुम्हें ये सब कुछ याद कैसे हो सकता है जब तुम्हारे पास ब्रेन ही नहीं था? शाओफेंग हंसते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है कि मैं उन लोगों में से हूँ जिनका दिमाग उनके सर में नहीं बल्कि उनके घुटने में होता है। जाओजू और किन दोनों इसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं। किन शाओफेंग से कहता है, तुम्हें अपनी पावर्स के साथ बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। इमॉर्टल बॉडी होने का मतलब ये नहीं है कि तुम मर नहीं सकते। अगर बार बार तुम्हारे पर अटैक किया जाए और तुम्हें रीजनरेट करने का मौका भी ना दिया जाए तो तुम्हारी जो इमॉर्टल बॉडी भी बेकार है, तुम भी मर जाओगे। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारा है। किन अपनी व्हाइट फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है और कहता है, मुझे लगता है कि अब इन सभी की बॉडी के अंदर से इवोल्यूशन क्रिस्टल्स लेने की बारी है। और अपनी व्हाइट फ्लेम्स को यूज करते हुए वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उन सभी की बॉडीज को जला देता है। जाओजू अपने भाई से कहती है, ब्रदर पहले तो तुम्हारी फायर का रंग और था, अब ये व्हाइट कलर की क्यों हो गई है? किन उसे कहता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने काफी सारे इवोल्यूशन मटेरियल्स को खाया था, उन्हीं की वजह से ये मुझे नई एबिलिटी मिली है। मेरी फायर पावर के अंदर इतनी ज्यादा पावर आ गई है कि मैं अपनी व्हाइट फ्लेम्स के साथ ज़ॉम्बीज की बॉडी को डायरेक्टली एशेज में चेंज कर सकता हूँ। इनके अंदर से सिर्फ इवोल्यूशन मटेरियल ही बचेगा, बाकी पूरी बॉडी जल जाएगी। वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो उन सारों की बॉडी को जला देता है, तो वहाँ पर सिर्फ इवोल्यूशन क्रिस्टल ही बचते हैं। ताओजू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ब्रदर यहाँ पर तो बहुत सारे इवोल्यूशन मटेरियल्स हैं, अब हमें किसी भी ज़ॉम्बी की बॉडी को काटना नहीं पड़ेगा। हमारी इस पावर के साथ हम लोग डायरेक्टली उनकी बॉडी को जला देंगे और उनके अंदर से क्रिस्टल ले लेंगे। अब तो
तो ये वाला काम बहुत ज्यादा आसान हो गया है। जाओशू जल्दी से आगे बढ़ती है और अपनी जोली में बहुत सारे क्रिस्टल्स को उठा लेती है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 21 का एंड करने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।